नमस्कार मित्रों, आज का हमारा विषय है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर हिस्ट्री ऑफ राजस्थान फ्रॉम 8th टू 18th सेंचुरी, 8वीं से 18वीं शताब्दी तक राजस्थान का इतिहास, जिसमें हमारे सिलेबस में 3-4 टॉपिक ही रखे गए हैं। गुजर प्रतिहार हम कंप्लीट कर चुके हैं, चौहान ऑफ अजमेर हम कंप्लीट कर चुके हैं, रिलेशन विद दिल्ली सल्तनत, मेवाड़, रणथंबोर, जालोर हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है राजस्थान एंड मुग़ल, यानी मुग़ल और राजस्थान का क्या संबंध रहा है। और यहाँ भी हमें सारे शासकों को नहीं पढ़ना है, मुग़ल और राजस्थान के संबंध में हमें जो हमारे सिलेबस में जो शासक दे रखे हैं उन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। तो हम देखते हैं कौन कौन से शासक हमें पढ़ना है। तो पहला शासक है राणा सांगा, महाराणा प्रताप, मानसिंह ऑफ आमेर, चंद्रसेन, राय सिंह ऑफ बीकानेर और राज सिंह ऑफ मेवाड़। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हम 3 जो शासक हैं वो पढ़ चुके हैं। राणा सांगा हम पढ़ चुके हैं, मुग़लों के साथ कितना क्या संघर्ष रहा है, कौन कौन से युद्ध इन्होंने लड़े हैं, किसके सेनापतित्व में दोनों सेनाओं ने युद्ध लड़े हैं, सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। कौन से टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं? हम पढ़ चुके हैं रिलेशन विद दिल्ली सल्तनत मेवाड़। तो इस टॉपिक में हम राणा सांगा को पढ़ चुके हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। दूसरे हमारे शासक हैं महाराणा प्रताप, ये भी हम कंप्लीट कर चुके हैं राजस्थान और मुग़ल के संदर्भ में। तीसरा हमारा शासक है राज सिंह ऑफ मेवाड़, ये भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो कहने का मतलब है कि जो मेवाड़ से संबंधित जो 3 शासक हैं, राणा सांगा, महाराणा प्रताप और राज सिंह, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। और इसकी पीडीएफ भी मैंने जब आपको रिलेशन विद दिल्ली सल्तनत मेवाड़ जब पढ़ाया था तो वहाँ पर मैंने उपलब्ध करवा दी थी। वहीं से जो मुग़लों के साथ जो संघर्ष है, दिल्ली सल्तनत के साथ संघर्ष, उसको यहाँ से बिल्कुल अलग करना है। और केवल इस टॉपिक में हमें मुग़लों के साथ क्या क्या संघर्ष रहा है, कौन कौन से इन्होंने संबंध स्थापित किए, वो चीज़ हमें याद रखनी है। अब हमें जो पढ़ने जो शेष जो हमारे शासक वो कौन कौन से हैं, तो मानसिंह ऑफ आमेर हमें पढ़ना है, चंद्रसेन हमें पढ़ना है, राय सिंह ऑफ बीकानेर हमें पढ़ना है। तो 6 शासकों में से हमें 3 शासक पढ़ना है। तो आज के इस वीडियो में मैं तीनों शासकों के बारे में आपसे चर्चा करूंगा और मुख्य रूप से उन पॉइंट पर हमें फोकस करना है जो मुग़लों से संबंधित है। तो चलते हैं। सबसे पहला हमारा शासक है मानसिंह। इसका जो शासनकाल रहा है वो 1589 से 1614 ईस्वी रहा है। मानसिंह केवल 12 वर्ष की आयु में ही मुग़लों की सेवा में चला गया था। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, क्योंकि मुग़ल और राजस्थान के संदर्भ में हमें इन शासकों को पढ़ना है। तो यहाँ से पहला पॉइंट है, कितने वर्ष की आयु में मुग़लों की सेवा में चला गया था? 12 वर्ष की उम्र में। इसने अकबर और जहांगीर 2 मुग़ल सम्राटों की सेवा की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है और यहाँ से प्रश्न बनने के बहुत ज़्यादा चांसेज रहते हैं कि मानसिंह ने कितने मुग़ल सम्राटों की सेवा की या कितने मुग़ल सम्राटों का काल उसने देखा। तो 2 मुग़ल बादशाहों की उसने सेवा की। पहला उसने अकबर की सेवा की और दूसरा उसने जहांगीर की सेवा की। आगे है अकबर के रणथंबोर अभियान में, जो 1569 में ये अभियान चला था। सुरजनहाड़ा को मुग़ल अधीनता स्वीकार कराने में मानसिंह ने भूमिका निभाई। तो यहाँ से देख सकते हैं हर लाइन में हमारा प्रश्न बन रहा है। इसीलिए ये जो मैंने कंटेंट है वो हमारे राजस्थान बोर्ड की जो 10th क्लास की बुक है, राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति, वहाँ से इन तीनों शासकों को उठाया है। और जो प्रश्न पूछने का जो ट्रेंड है वो ऑथेंटिक भी है और इन पुस्तकों से प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो यहाँ से हमें याद रखना है कि अकबर के रणथंबोर अभियान में सुरजनहाड़ा को मुग़ल अधीनता स्वीकार कराने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन से शासक की रही है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मानसिंह ऑफ आमेर, यानी आमेर के मानसिंह ने। या फिर अकबर ने रणथंबोर पर अभियान कब चलाया था, आक्रमण कब किया था? 1569 में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, गुजरात अभियान के दौरान 1573 ईस्वी में मानसिंह महाराणा प्रताप के पास संधि का दूसरा प्रस्ताव लेकर के गया था। ये भी हम पढ़ चुके हैं। जो शिष्टमंडल भेजे गए थे वहाँ पर मैंने ट्रिक भी आपको बताई थी, JMBT। तो जलाल खां के बाद दूसरे नंबर पर जो अधीनता स्वीकार कराने के लिए, महाराणा प्रताप को समझाने के लिए जो दल भेजा गया था, जो शिष्टमंडल भेजा गया था 1573 में, वो भी किसके नेतृत्व में भेजा गया था? मानसिंह के नेतृत्व में। उसके अगले पॉइंट है, यह मैंने लिखा भी है, 21 जून 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किया।
तो यहाँ से यही प्रश्न बनता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 21 जून 1576 को। कहीं कहीं पर 18 जून भी मिलता है, जो मैंने आपको बताया भी था। तो यहाँ से याद रखना है कि अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? कौन से युद्ध में? हल्दी घाटी के युद्ध में। तो यहाँ पर हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह ने किया था। यह अकबर के नवरत्नों में शामिल था। तो मान सिंह जो अकबर के जो दरबार में 9 रत्न थे उनमें भी इसको शामिल किया गया था। अकबर ने इसे फरजंद की उपाधि दी। फरजंद का अर्थ होता है बेटा। तो यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है कि अकबर ने मान सिंह को कौन सी उपाधि से नवाजा? तो फरजंद की उपाधि से नवाजा था। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि मान सिंह को फरजंद की उपाधि से कौन से मुगल बादशाह ने नवाजा था? ऑप्शंस में हमारे होंगे अकबर, जहांगीर, हुमायूं, बाबर। तो वहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है अकबर। और न केवल इन्हें फरजंद की उपाधि से नवाजा गया था, बल्कि इनको 7,000 का मनसब भी दिया था। तो अकबर ने मान सिंह को कितने हज़ार का मनसब दिया था? ये संख्या भी हमें याद रखनी है, 7,000 का मनसब। तो इसलिए देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस सारे पॉइंट है कि मुगलों से मान सिंह का क्या संबंध रहा है। 1589 ईस्वी में जब यह बिहार का सूबेदार था तो इसके पिता भगवान दास की मृत्यु हो गई थी। तो इसे अकबर ने कहाँ का सूबेदार बनाया था? मान सिंह को 1589 में बिहार का सूबेदार इसको नियुक्त किया था। और 1589 में इनके पिता भगवान दास की मृत्यु हो जाती है और 1589 में इसे आमेर का शासक बना दिया जाता है। तो यहाँ से हमारा प्रश्न बनता है कि मान सिंह को आमेर का शासक कब बनाया गया? 1589 में बनाया गया। या फिर आमेर का शासक बनने से पहले मान सिंह कहाँ के सूबेदार थे? बिहार के सूबेदार थे। आमेर का शासक मान सिंह को कब बनाया गया? 1589 में। मान सिंह ने 1592 ईस्वी में उड़ीसा जीतकर पहली बार उसे मुगल साम्राज्य का अंग बनाया। तो 1589 में आमेर का शासक बनाने के बाद भी ये मुगलों की सेवा करते रहे और उड़ीसा अभियान में भी इसी के नेतृत्व में सेना भेजी गई थी 1592 में, और उड़ीसा को भी मान सिंह ने जीत करके और मुगल साम्राज्य का अंग बना दिया था। मान सिंह की मृत्यु की बात करें तो 1614 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। कहाँ पर होती है? इलीचपुर। ये द्वितीय श्रेणी 2016 की जो भर्ती थी उसमें ये प्रश्न पूछा भी गया था कि मान सिंह की मृत्यु कौन से स्थान पर हुई थी? इलीचपुर। मान सिंह विद्वानों का आश्रयदाता था। इसके समय में मान चरित्र, महाराज कोश नामक ग्रंथ रचे गए थे। तो मान चरित्र में भी किसके चरित्र का वर्णन किया गया है? मान सिंह के चरित्र का वर्णन किया गया है। मान सिंह के समय ही मुरारीदास ने मान प्रकाश और जगन्नाथ ने मान सिंह कीर्ति मुक्तावली की रचना की। तो 2 रचनाएं भी यहाँ पर आई है, याद रखना है। मान सिंह कीर्ति किसकी रचना है? जगन्नाथ की। और मान प्रकाश के रचिता कौन है? मुरारीदास। दोनों में ही किसके जीवन चरित्र का वर्णन है? तो मान सिंह के जीवन चरित्र का यहाँ पर वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, मान सिंह के समय ही रानी कंकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया। तो ये हमारे पहले शासक थे आमेर के मान सिंह। दूसरे हमारे शासक हैं राव चंद्रसेन। इनके शासनकाल की हम बात करें तो इनका शासनकाल रहा था 1562 ईस्वी से 1581 ईस्वी। राव मालदेव ने अपने सबसे बड़े पुत्र राम से अप्रसन्न होकर के उसे राज्य से निर्वासित कर दिया। तो सबसे पहले हम राव चंद्रसेन के पिता की बात करें तो राव चंद्रसेन के पिता का नाम था राव मालदेव, और राव चंद्रसेन के सबसे बड़े भाई और मालदेव के सबसे बड़े पुत्र का नाम था राम। लेकिन इनसे मालदेव क्या थे? अप्रसन्न, और अप्रसन्नता के कारण इनको राज्य से निष्कासित कर दिया था। अपने दूसरे पुत्र उदय सिंह से भी मालदेव खुश नहीं था। तो आप देख सकते हैं राव चंद्रसेन से राम भी बड़ा था, उदय सिंह इससे भी ये प्रसन्न नहीं थे, अतः उसे भी अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया। तो उदय सिंह को भी मालदेव ने उत्तराधिकारी नहीं बनाया। अंततः चंद्रसेन मालदेव का उत्तराधिकारी बना। तो 2 बेटों से अप्रसन्न होने के कारण मालदेव ने चंद्रसेन को उत्तराधिकारी बनाया, जो उसका तीसरा पुत्र था। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि मालदेव का चंद्रसेन कौन से नंबर का पुत्र था? तीसरे नंबर का। चंद्रसेन को अपने 2 बड़े भाइयों राम और उदय सिंह के विरोध का सामना करना पड़ा। तो आप देख सकते हैं कि राज्य को लेकर के हमेशा से ही संघर्ष होता रहा है, और जब 2 बड़े भाई होने के बाद भी तीसरे को यदि शासक बनाया जाए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसे किन किन संघर्षों का सामना करना पड़ा होगा। और इसी के परिणाम स्वरूप चंद्रसेन को भी दोनों बड़े भाई राम और उदय सिंह के विरोध का सामना करना पड़ा।
1564 ईस्वी में राम सहायता लेने के लिए अकबर की शरण में चला गया। तो यहीं से हमारा अकॉर्डिंग टू सिलेबस चालू होता है कि अकबर की शरण में राव चंद्रसेन का कौन सा भाई जाता है? राम, क्योंकि उसे राज्य की प्राप्ति होती नहीं है और छोटे भाई चंद्रसेन को राज्य मिल जाता है, इसीलिए सहायता के लिए अकबर के दरबार में जाता है। अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में एक सेना भेज करके जोधपुर पर अधिकार किया। कब? 1564 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अकबर ने जोधपुर पर आक्रमण करने के लिए या फिर चंद्रसेन पर आक्रमण करने के लिए किसके नेतृत्व में सेना भेजी? तो हमें याद रखना है हुसैन कुली खां के नेतृत्व में सेना भेजी। कब भेजी? 1564 ईस्वी में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार के दौरान चंद्रसेन भी जोधपुर प्राप्ति की आशा से नागौर पहुंचा। तो आप देख सकते हैं कि 1564 में चंद्रसेन से जोधपुर छीन लिया जाता है और उसके बाद जब 1570 में नागौर दरबार लगता है तो चंद्रसेन भी वहां पर पहुंचता है, इसी आशा में कि अकबर उसे जोधपुर वापस लौटा दे। मगर अकबर का उसके भाइयों राम और उदय सिंह की ओर झुकाव देख करके उसने नागौर छोड़ दिया और संघर्ष का रास्ता चुना। लेकिन जब नागौर दरबार में पहुंचता है तो उसे अकबर की जो मंशा साफ नहीं दिखती है, क्योंकि अकबर का जो झुकाव था, लगाव था, वो राम और उदय सिंह के प्रति था और वो वापस जोधपुर राव चंद्रसेन को लौटाना नहीं चाहते थे। इसीलिए चंद्रसेन ने निश्चय किया कि मुझे जोधपुर संघर्ष से जीतना, लड़ाई करके जीतना है। अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त कर चंद्रसेन को मारवाड़ से सहायता मिलने या इस मार्ग से गुजरात में हानि पहुंचाने की संभावना समाप्त कर दी। तो इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि अकबर दरबार, नागौर दरबार के बाद में अकबर ने जोधपुर का शासक किसे नियुक्त किया? तो बीकानेर के राय सिंह को नियुक्त किया गया। क्यों किया गया? ताकि मारवाड़ से उनको सहायता मिल सके अकबर को, और गुजरात जाने का जो रास्ता था मारवाड़ होते हुए, उसमें किसी प्रकार की अकबर की सेना को कोई हानि ना हो। इसी वजह से खुद के जो विश्वस्त, विश्वास पात्र जो व्यक्ति थे बीकानेर के राय सिंह, उसको जोधपुर का शासक बना दिया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि 1565 ईस्वी में जोधपुर को छोड़ने के बाद चंद्रसेन ने कुछ समय तो भादरा जून में रह करके और मुगलों की फौजों का मुकाबला किया। तो ये जो स्थान है ये हमें याद रखना है कि बहुत सारे स्थानों पर चंद्रसेन गए थे। तो कौन से स्थान के बाद कहाँ पर गए थे, ये चीज़ें हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो जोधपुर छोड़ने के बाद में चंद्रसेन कहाँ पर गए थे? तो भादरा जून गए थे। स्थान का नाम आपको याद रखना है। परंतु जब मुगल सेना ने उसे चारों ओर से घेर लिया तो वहाँ से हट करके उसने सिवाना में अपना मोर्चा बनाया। तो भादरा जून से वो कहाँ गए? सिवाना गए। सिवाना का गढ़ और पहाड़ी भाग दुर्गम थे। वहाँ जब चंद्रसेन का पता न लगा तो मुगल अधिकारियों ने उसके समर्थकों को समाप्त करने का प्रयत्न किया और लास्ट में जब मुगल सेना को चंद्रसेन हाथ नहीं लगते हैं तो उन्होंने एक तरीका अपनाया कि इसके जो साथी हैं, चंद्रसेन के जो समर्थक हैं, इनको समाप्त कर दिया जाए ताकि चंद्रसेन की जो शक्ति है वो कमज़ोर हो जाए, नष्ट हो जाए। रावल सुखराज, सूजा तथा देवीदास चंद्रसेन के साथी थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी आपको पॉइंट होगा वो नोट करना है, वो मैं आपको बताते चलूँगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि राव चंद्रसेन के कौन कौन साथी थे। तो 3 नाम यहाँ पर प्रमुखता से आपको याद रखना है, रावल सुखराज, सूजा और देवीदास। तीनों ही चंद्रसेन के विश्वस्त पात्र साथी थे। मुगल सेनाओं ने इन्हें भी जगह जगह खूब खदेड़ा। इसके बाद चंद्रसेन के विरुद्ध सिवाना में मुगल शक्ति लगा दी गई, जिससे तंग आकर के वह रामपुरा के पहाड़ों में चले गए। तो यहाँ देख सकते हैं भादरा जून से वो सिवाना आते हैं। सिवाना बहुत दिन रहने के बाद यहाँ भी मुगल सेना उनको परेशान करने लगती है, तो वहाँ से छोड़कर वो कहाँ चले जाते हैं? रामपुरा के पहाड़ों में। यह जानकर कि मुगलों की छोटी सेना के लिए इतने विस्तृत पहाड़ी प्रदेश को घेरना कठिन था, बादशाह ने सेना में वृद्धि कर दी और यहाँ भी चंद्रसेन को पकड़ने के लिए अकबर ने अपनी सेना में वृद्धि करना चालू कर दिया ताकि पहाड़ी क्षेत्र को घेर करके और चंद्रसेन को पकड़ा जा सके। फिर भी चंद्रसेन हाथ नहीं आ सका। सिवाना से निकलकर चंद्रसेन पीपलोद और वहाँ से काणूजा के पहाड़ों में चला गया और आसपास लूट खसोट आरंभ कर दी। इस नीति से मारवाड़ के लोग अप्रसन्न हो गए, क्योंकि जैसे ही चंद्रसेन ने लूटपाट चालू करी तो मारवाड़ क्षेत्र के जो लोग थे वो चंद्रसेन से अप्रसन्न रहने लगे।
ऐसी स्थिति में उसने मारवाड़ छोड़ करके और सिरोही और फिर डूंगरपुर और बांसवाड़ा में शरण लेनी पड़ी। तो जब मारवाड़ क्षेत्र उससे नाराज हो गया तो कौन से क्षेत्र में शरण लेने के लिए गए? सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। फिर भी मुगल सेना ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। इस प्रकार से निरंतर मुगलों से चंद्रसेन संघर्ष करता रहा और 1581 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक इसे जारी रखा। तो मृत्यु पर्यंत इसका मुगलों के साथ संघर्ष रहा था। विश्वेश्वरनाथ रेऊ ने चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि विश्वेश्वरनाथ रेऊ ने राव चंद्रसेन की तुलना मेवाड़ के कौन से शासक से करी है? महाराणा प्रताप से, जिसे उसी के समान मुगल शक्ति का सामना करना पड़ा। तो जिस तरह से महाराणा प्रताप ने मुगल शक्ति का सामना किया था, मुगल सेना का छुप छुप कर पहाड़ी क्षेत्रों से सामना किया था, उसी तरह से चंद्रसेन ने भी सामना किया था। पहाड़ों में भटकने के बाद भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, इसी कारण चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? चंद्रसेन को। तो यहाँ पर एक दो और इनकी उपाधियाँ हैं, नाम है, वो भी आपको मैं बता दूँ। इनको भूला भिसरा राजा भी कहते हैं और महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी चंद्रसेन को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे जो शासक हैं, अंतिम शासक हैं, दो शासक हम पढ़ चुके हैं, मानसिंह और चंद्रसेन। तीसरे हमारे और लास्ट शासक है राय सिंह। इनका जो शासनकाल रहा था वो 1574 ईस्वी से 1612 ईस्वी तक रहा है। यह 1570 ईस्वी के अकबर के नागौर दरबार के समय मुगल सेना में सम्मिलित हुआ था। तो यहाँ देख सकते हैं कि 1570 में जो नागौर दरबार लगा था उसमें राय सिंह सम्मिलित हुआ था और पीछे चंद्रसेन वाले में पड़ा था कि इनको जोधपुर का शासक नियुक्त किया गया था। इसने अकबर के गुजरात अभियान और कांधार अभियान में अपनी वीरता दिखाई। तो राय सिंह ने अकबर के कौन से दो अभियानों में अपनी शक्ति वीरता दिखाई थी? याद रखना है, गुजरात अभियान और कांधार अभियान। अकबर ने 1572 ईस्वी में से जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था। तो यहाँ भी इसने रिपीट किया है कि इसे जोधपुर का शासक कब बनाया गया था? 1572 में। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। 1574 ईस्वी में राय सिंह महाराजाधिराज की उपाधि के साथ बीकानेर का शासक बना। तो अकबर ने इसे बीकानेर का शासक कब बनाया? 1574 में। और कौन सी उपाधि से नवाजा गया? महाराजाधिराज। राय सिंह ने बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। तो जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? राय सिंह ने। किले के दरवाजे पर जयमल फत्ता की पाषाण मूर्तियां लगवाई। तो जयमल राठौड़ और फत्ता राठौड़ की वीरता प्रदर्शित करने वाली दो मूर्तियों को भी इसने लगवाया। कौन से किले पर? जूनागढ़ के किले के दरवाजे पर। तो यहाँ से यही प्रश्न बनता है कि जूनागढ़ किले के दरवाजे पर जयमल राठौड़ और फत्ता राठौड़ की पाषाण मूर्तियाँ कौन से शासक ने लगवाई थी? तो राय सिंह ने। किले के भीतर इसने एक प्रशस्ति लिखवाई जिसे राय सिंह प्रशस्ति कहा जाता है। तो राय सिंह प्रशस्ति यानी प्रशस्ति का मतलब होता है प्रसन्नता या प्रसन्न करने वाले शब्दों से भरा हुआ लेख। तो राय सिंह प्रशस्ति भी किसने लिखवाई? राय सिंह ने। इसके समय में भीषण अकाल पड़ा जिससे निपटने हेतु इसने बहुत धन खर्च किया। मुंशी देवी प्रसाद ने इसे राजपूताने का कर्ण की संज्ञा दी है। तो अकाल से निपटने के लिए इसने बहुत सारी अपना जो धन दौलत है, राशि है, वो खर्च करी, अपनी जनता की सेवा करी, बहुत सारे पुण्य के काम करवाए। इसी वजह से मुंशी देवी प्रसाद ने इन्हें कौन सी उपाधि से नवाजा? राजपूताने का कर्ण। तो लास्ट प्रश्न यही है कि राजपूताने का कर्ण कौन से शासक को कहा जाता है? राय सिंह को। दूसरा प्रश्न है राजपूताने का कर्ण राय सिंह को किसने कहा है? तो मुंशी देवी प्रसाद ने। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। और आज के वीडियो के साथ ही हमारा जो 8वीं से 18वीं शताब्दी तक राजस्थान का इतिहास है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद केवल हमारा एक ही टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण। उसके बाद हमारी जो कला संस्कृति है उसको भी हम 3 या 4 वीडियो में बड़े बड़े वीडियो बना करके समाप्त करने का प्रयास करेंगे। अंग्रेजी के हमारे 2 टॉपिक शेष हैं। तो इस तरह से हमारी इंग्लिश जो फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर है वो भी कंप्लीट हो जाएगी, हिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो जाएगी, मैनेजमेंट हम कंप्लीट कर चुके हैं, साइकोलॉजी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो स्कोरिंग जो सब्जेक्ट हैं जिसके लिए मैंने आपको कहा था वो लगभग हमारे चैनल पर हम पूर्णता की ओर हैं। आपके एग्ज़ाम भी नज़दीक हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप तैयारी करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।